जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 6 के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर के बारे में। इससे संबंधित क्या प्रावधान है, दंड का क्या प्रावधान है, कब किडनैपिंग माना जाएगा, कब एब्डक्शन माना जाएगा, इन सब चीज़ों को देखेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, इसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, खासकर जो यूपीएससी से संबंधित जो तैयारी करने वाले हैं या लोअर डिवीज़न से तैयारी करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित हमने अपने यूट्यूब चैनल पर समग्र वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ में हायर जुडिशरी का पिछला जो पेपर है सन 2018 तक का, उसका भी हमने एक प्रकार से मेंस का एक्सप्लेन करके किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उसका भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। कुछ के सलाह भी किया था, तो कृपया आप लोग देखिए, हो सकता है आप लोग के किसी काम आ जाए। आइए विषय पर। किडनैपिंग, ये सबको ही सुनते हैं। चूँकि किडनैपिंग शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है, लोगों को लगता है कि जाना पहचाना ये शब्द है। लेकिन जब इसके वैधानिक पहलू को देखते हैं तो इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। कब किडनैपिंग माना जाएगा, उसको धारा 137 में इसको परिभाषित किया गया है। तो इसको देखते हैं। कह रहा है किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। जो पुराना भारतीय दंड संहिता था उसमें भी यही बात कही गई थी, कुछ इसमें बदलाव नहीं, बस धारा का बदलाव हो गया है। ये कह रहा है कि व्यापहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। देखिए, व्यापहरण शब्द जो है ना, किड का मतलब हो गया चाइल्ड। अब किड शब्द का अधिकतर बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी वर्जन वाले में गड़बड़ा जाता है। जो खासकर हिंदी मीडियम वाले हैं उनको व्यापहरण और अपहरण में थोड़ा सा उल्टा समझ में आने लगता है, क्योंकि व्यापहरण शब्द जो है किडनैपिंग है और अपहरण शब्द जो है अबडक्शन है। तो दोनों में अंतर क्या है? अब नॉर्मल आदमी जो यूज करता है वो अपहरण को ही किडनैपिंग कहता है, जबकि ऐसा है नहीं। अपहरण शब्द अलग है और व्यापहरण शब्द अलग है। व्यापहरण में किडनैपिंग शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब किड शब्द है। किड मतलब बच्चा। और यहाँ चाइल्ड से संबंधित जो परिभाषा खंड है उसमें चाइल्ड का परिभाषा दिया गया है, जो कि इस समय 18 वर्ष से हो गया है। पहले इसका जो है कम था, लेकिन अभी 18 वर्ष हो गया है। तो यहाँ देखिए, कह रहा है किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। एक तो कह रहा है कि भारत से व्यापहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। अब इसको ये एक्सप्लेन किया है कि हु एवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और द सम पर्सन लीगली अथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे पहुंचा देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का वो बच्चा है उसी के कस्टडी से, यहाँ कस्टडी की बात कही गई है। अगर जो ये अथराइज कोई व्यक्ति है और वो सहमति देने के लिए अथराइज है और उसके बिना परमिशन के अगर जो कोई उस बच्चे को कहीं लेके चला जाता है, कोई व्यक्ति भारत से बाहर, तो ये इस उपधारा 1 की क्लास ए के तहत आ जाएगा उसका अपराध। अब बी कह रहा है कि हूवर टेक्स ए आर इंटाइसेस ऑफ एनी चाइल्ड और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन इज सेड टू किडनैप सच चाइल्ड आर पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसमें दो बातें कह रहा है, एक तो गार्जियन की बात कर रहा है और एक लॉफुल गार्जियन की बात कर रहा है। मतलब एक तो उस व्यक्ति का
मतलब ये कह रहा है कि जो कोई किसी शिशु को या किसी विकृत व्यक्ति को ऐसे शिशु या विकृत व्यक्ति के विधिपूर्व संरक्षक के संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे शिशु या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से अपहरण करता है, यह कहा जाता है। ये जो लॉफुल गार्जियनशिप की बात जो इसमें कही गई है, इसमें प्राकृतिक माँ बाप के अलावा भी और लोग भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी के घर आप छोड़ करके जाते हैं कि भाई 1 घंटा के लिए आप देखते रहिएगा, मैं कोई काम करके आता हूँ, तो उस 1 घंटे में लॉफुल गार्जियनशिप उस व्यक्ति के ऊपर चला जाता है जिस व्यक्ति के संरक्षण में आप उस बच्चे को छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पैदा करता है उस बच्चे को माँ बाप ही इसके लॉफुल गार्जियनशिप में आएंगे। लॉफुल गार्जियन का यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड सेंस हो जाता है। आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन हो सकता है, देखें, हाँ दिया भी है एक्सप्लेनेशन। द वर्ड lawful guardian in the clause include any person lawful entrusted with the care or custody of such child or other person। स्पष्टीकरण में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस खंड में विधि पूर्वक संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे शिशु या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधि पूर्वक न्यस्त किया गया है। अब अन्य व्यक्ति में अनसाउंड माइंड की बात कर रहा है। अनसाउंड माइंड का एज निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन चाइल्ड का एज निर्धारित है। अनसाउंड माइंड किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन जो चाइल्ड है वो 18 साल के कम का ही होगा। अब एक्सेप्शन क्या है, अपवाद ये बता रहा है कि दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलिजिटिमेट चाइल्ड और हु इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी इंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। एक बात ये कह रहा है अपवाद के रूप में कि इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावनापूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्म शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावनापूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य अनैतिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया गया हो। मतलब इस जो कोई व्यक्ति है, अगर जो उस व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे शिशु को भी कस्टडी में ले लिया जाता है या मतलब किसी के कस्टडी से बाहर हटा दिया जाता है, अपने कस्टडी में ले लिया जाता है, तो ये अपराध नहीं होगा यदि वो भले ही अधर्मज ही पुत्र क्यों ना हो। अगर जो उसका इंटेंशन इमोरल और अनलॉफुल पर्पज नहीं है तो कार्य करने का उसके प्रति। अब इसके बाद उपधारा 2 कह रहा है, उसमें दंड का प्रावधान है। हुएवर किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का अपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब आता है एब्डक्शन, यानी जिसको हम लोग अपहरण कहते हैं, और सामान्य बोलचाल में लोग किडनैपिंग अंग्रेजी में बोल देते हैं, जबकि किडनैपिंग शब्द वहाँ नहीं यूज होता है, यहाँ होता है अपहरण। अब अपहरण होगा कैसे, इसको परिभाषित किया गया है धारा 138 में। करा हुईवर बाई फोर्स कंपेल्स आर बाई एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेज एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू बी एब्डक्ट दैट पर्सन। अर्थात जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छल युक्त उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है या कहा जाता है। अब एब्डक्शन का तो यहाँ परिभाषा दे दिया, लेकिन अब आगे जो हम लोग अन्य धाराओं में देखेंगे, अपने आप में एब्डक्शन अपराध नहीं होता है, एब्डक्शन का पर्पज होता है। अब आगे देखेंगे किस पर्पज से अगर एब्डक्शन किया गया है तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। किडनैपिंग अपराध की श्रेणी में होता है, लेकिन एब्डक्शन के लिए कोई ना कोई उसका प्रयोजन होना चाहिए। अब प्रयोजन आगे देखते हैं। धारा 139 कह रहा है किडनैपिंग आर मेमिंग ए चाइल्ड फॉर पर्पजेज ऑफ बेगिंग। अब इसमें कह रहा है हुएवर किडनैप्स एनी चाइल्ड। देखिए किडनैप्स किया गया है, आर नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड ऑब्टेन्स द कस्टडी of the child in order that such child
may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. जो कोई किसी शिशु का इसलिए व्यपहरण करता है या शिशु का विधिपूर्वक संरक्षक स्वयं न होते हुए शिशु की अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करता है कि ऐसा शिशु भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, तो वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसके बाद उपधारा 2 कह रहा है, whoever maims any child in order that such child may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 20 years, but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine. जो कोई किसी शिशु को विकलांग इसलिए करता है कि ऐसा शिशु भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास है जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। शेष प्राकृतिक जीवन काल का मतलब कि जब तक वो मर न जाए। आजीवन कारावास का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि 20 साल से कम नहीं होगा। यदि आजीवन कारावास होता है तो उस व्यक्ति का तब तक कारावास रहेगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए नेचुरल तरीके से। अब उपधारा 3 इसका कह रहा है कि whoever any person not being the lawful guardian of a child employs or uses such child for the purposes of begging, it shall be presumed unless the contrary is proved that he kidnapped or otherwise obtained the custody of such child in order that such child might be employed or used for the purposes of begging. अब उपधारा जो 3 है ये कह रहा है कि जहाँ कोई व्यक्ति जो शिशु का विधिपूर्वक संरक्षक नहीं है उस शिशु को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, मतलब अगर वो कोई साबित नहीं करता है तब तक क्या प्रज्ञान किया जाएगा, यह अवधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस शिशु का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा प्राप्त की थी कि वह शिशु भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। अब इन दिस सेक्शन बेगिंग मीन्स, अब बताता है उपधारा 4 की भिक्षा मांगने से संबंधित क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ। तो ये कह रहा है सोलिसाइटिंग आर रिसीविंग आल्म्स इन ए पब्लिक प्लेस वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, परफॉर्मिंग स्टिक्स आर सेलिंग आर्टिकल्स आर अदरवाइज। ये कह रहा है कि लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, कर्तव्य दिखाने या चीज़ें बेचने के बहाने या अन्यथा प्रयोग करना है। एक चीज़ ये बता दिया कि भीख मांगने के अंतर्गत क्या आता है। दूसरा कह रहा है कि इंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रेमिसेस फॉर द पर्पज ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग आल्म्स। भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना भी भीख मांगने के अंतर्गत आ जाएगा इस धारा के पर्पज से। तीसरा कह रहा है कि एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आल्म्स एनी सोर, वाउंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी और डिजीज वेदर आर हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन और ऑफ एन एनिमल। ये कह रहा है कि भीख प्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई जख्म, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अवदर्शित या प्रदर्शित करना। बहुत आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग छोटी छोटी पहियों पे बैठ करके अपने आप को कुष्ठ रोगी बताते हुए
और एक कोई महिला उसको ठेलते हुए धक्का देते हुए ले जाती है, भीख मांगने का प्रयत्न किया जाता है। अगर जो वह व्यक्ति किसी के द्वारा प्रायोजित है तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत आएगा। यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, एक भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से शिशु का प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करना। मतलब कभी कभी बच्चों को लोग आगे खड़ा करके उसको भीख मंगवाते हैं, जैसे उसको अंधा के रूप में दिखा करके, इस तरीके का, तो ये भी इस धारा के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम एक्सेट्रा। यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि व्यपहरण शब्द जो है वो तो अपराध में है, लेकिन अपहरण अपराध अपने आप नहीं है। धारा 138 में अपहरण की परिभाषा बताई गई है, लेकिन वह परिभाषा कहीं न कहीं अन्य धाराओं में पर्पज बताया गया है कि किस पर्पज से अपहरण किया गया है, तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि चर्चा कंटिन्यू रहे, आप लोग भी बने रहें और आपको भी देखने में समझने में उबकाव न लगे। तो वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा, इसके बाद के धाराओं का अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। बैरिक्रेट ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, और कमेंट्री भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पुराने एक्ट में जो कमेंट्री है, कई केसेज हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो परिभाषा खंड होता है उससे संबंधित कमेंट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके का बताया गया रहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कब किन मामलों में ये किडनैप माना जाएगा, किन मामलों में नहीं माना जाएगा। कस्टडी को डिफाइन किया गया, कस्टडी क्या होता है, लॉफुल कस्टडी क्या होता है, वगैरह वगैरह। वीडियो को बहुत ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपसे इजाज़त चाहते हुए पुनः आप लोग के लिए मैं अपना एक अलग वीडियो अगले उसमें सेशन में लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।